एक लड़की जो एक कॉलेज की स्टूडेंट है 7 दिनों तक अपने घर से गायब रहती है। पिता, माँ, घर वाले सुबह से लेकर रात तक उसे ढूंढते हैं, सड़कों की खाक छान रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। लड़की के घर ना लौटने के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटाते हैं, पुलिस के छोटे बड़े तमाम अफसरों से मिलते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस कहती है घबराइए मत, हम आपकी बेटी को ढूंढ कर लाएंगे। ढूंढना तो दूर की बात है, शायद पुलिस ईमानदारी से कोशिश तक नहीं करती। 7 दिन तक वो गुमशुदा लड़की, जिसे ड्रग्स के नशे में जगा जगा कर पूरे बनारस या आप कहें वाराणसी में घुमा घुमा कर उसकी आबरू लूटी जाती रही और 7 दिनों तक वाराणसी पुलिस सोती रही। पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं और इस तस्वीर के जरिए एक बड़ा सिंपल सा मैसेज आपको समझ में आ जाएगा। अभी लास्ट सैटरडे यानी कि 12 अप्रैल को अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बनारस के दौरे पर थे, वाराणसी गए थे। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है क्योंकि वहीं से वो एमपी हैं और अक्सर जब वक्त मिलता है वो वाराणसी का दौरा करते रहते हैं। इस बार भी ये उनका अपना दौरा था क्योंकि वो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लेकिन एयरपोर्ट से जहाँ वो लैंड किया उसके बाद एक तस्वीर आई, वो तस्वीर बड़ी अजीब थी। आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर के विजिट के दौरान बाकी लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं, सीएम भी होते हैं वहाँ के, जैसे योगी जी होंगे और भी लोग। लेकिन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्राइम मिनिस्टर एक शख्स से सबसे ज़्यादा देर तक बात करते हैं और वो हैं ये खाकी वर्दी वाले। ये वाराणसी के सबसे बड़े पुलिस अफसर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं वाराणसी के, मोहित अग्रवाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैटरडे को वाराणसी पहुंचने के बाद सीधे वहां के पुलिस कमिश्नर से एक केस के बारे में बात करते हैं। पूछते हैं ये केस क्या है, इसमें क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, किन किन लोगों को पकड़ा गया, पुलिस ने क्या किया, और साथ ही ये हिदायत देते हैं कि इस तरह का केस दोबारा ना हो और इस केस में जो लोग शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। देश का प्रधानमंत्री अगर किसी जगह पहुंचकर उस शहर के पुलिस कमिश्नर से एक केस के बारे में इतनी देर तक बात कर रहे हैं तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये केस क्या होगा। ये तस्वीर उसी वक्त की है, सैटरडे की। अब अगर प्राइम मिनिस्टर को इस केस के बारे में पूछना पड़ रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर अमूमन स्टेट का सब्जेक्ट होता है, ये योगी आदित्यनाथ जी का सब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के लोकल एमपी हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नाते उनकी भी जिम्मेदारी है। अब ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा कौन सा केस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को इतनी दिलचस्पी लेनी पड़ रही और पुलिस कमिश्नर को बाकायदा हिदायत देनी पड़े कि ऐसा दोबारा ना हो। ये वही कहानी है जो शुरू में आपको भी बताया। ये कहानी है ग्रेजुएशन कर रही एक लड़की की। ये लड़की जिसका पिता एक ट्रक ड्राइवर है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। बेटी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी, बैडमिंटन की प्लेयर बनना चाहती थी आगे चलकर, बहुत अच्छी एथलीट थी, घर में सब कुछ ठीक था। लेकिन तभी 29 मार्च की बात है, 29 मार्च, ये लड़की अपने माँ बाप से ये कहकर घर से निकलती है कि मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है और बुक्स खरीद कर अभी लौट आएंगे। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, अक्सर वो जाती घर से लौट आती। लेकिन 29 मार्च को जब वो किताब खरीदने के नाम पर बाहर निकली उसके बाद वो लौटी ही नहीं। शाम हो गई, जब शाम हो गई तो घर वालों को फिक्र हुई, शाम से रात हुई तो अब डर सताने लगा। अब घर वाले उसे ढूंढने लगे, मोबाइल बंद, जितने दोस्त थे उनके नंबरों को खंगाला गया, पता चला कि वो तो आई नहीं। फिक्र और बढ़ने लगी। अब जवान बेटी और इस तरह गायब, मोबाइल बंद, किसी भी माँ बाप को फिक्र तो सताई। परेशान माँ बाप अब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी ऐसे ऐसे घर से निकली थी और उसके बाद से वो गायब है, ना मोबाइल उसका मिल रहा है, ना दोस्तों के पास है, कहीं नहीं है। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं और रिपोर्ट लिखने के बाद कहते हैं ठीक है आप जाइए, घबराइए मत, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। परेशान माँ बाप लौट आते हैं। पूरी रात जिसकी जवान बेटी गायब है उसको नींद कहाँ से आएगी। 29 मार्च की पूरी रात ये लोग जाग कर इधर उधर, मोबाइल पर नज़र की पता नहीं कब घंटी बज जाए, बेटी की कोई खबर आ जाए, पर कोई खबर नहीं आती। 30 मार्च की तारीख आ जाती है। 30 मार्च की सुबह से फिर माँ बाप, बाकी रिश्तेदार वाराणसी के सड़कों की खाक छान रहे हैं। कॉलेज, दोस्त, जितनी भी जगह वो जहाँ जा सकती थी उन सब जगहों पर 2-2, 3-3 बार चक्कर काटा, नहीं मिली। थक हार कर परेशान होकर घर लौट आए।
घर लौटने से पहले पुलिस स्टेशन में फिर दस्तक दी कि मेरी बिटिया का कुछ पता चला। पुलिस वालों ने कहा कि आप घबराइए मत, दिलासा दिया, उम्मीद दिलाई और लौटा दिया। 30 मार्च के बाद 31 मार्च की तारीख आई, वही परेशानी, वही दिल में दुखी, वही डर, वही खौफ, नतीजा कुछ नहीं। फिर थक हार कर पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वालों ने फिर दिलासा दिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। इसके बाद 1 अप्रैल की तारीख आई, वो भी गुजर गई। 2 अप्रैल की तारीख आई, वो भी गुजर गई। 3 अप्रैल की तारीख आई, वो भी गुजर गई। 29, 30, 31, 1, 2, 3, 6 दिन बीत गए, 6 रातें बीत गई। एक लड़की अपने घर नहीं लौटी, ना उसकी कोई खबर लौटी। लेकिन अब भी हर बार पुलिस वालों का यही जवाब कि आप बेफिक्र रहिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक आम घर की लड़की, मीडिया, सोशल मीडिया में कोई ऐसी चर्चा भी नहीं, और आजकल पुलिस भी वैसे ही जागती है जब मीडिया, सोशल मीडिया में कुछ हंगामा होता है। उन्हें लगा और भी केस हैं ज़माने में, क्या इसके चक्कर में पड़ूं। पुलिस का वही रवैया। इसके बाद 7 अप्रैल की तारीख आती है, लड़की की गुमशुदगी का 7वां दिन। अचानक उस गुमशुदा लड़की के मोबाइल पर घंटी बजती है। पहली बार थाने से फ़ोन आया। पिछले 6 दिनों में एक भी फ़ोन नहीं किया घर वालों को किसी पुलिस वाले ने। 7वें दिन 4 अप्रैल को पुलिस फ़ोन करती है पिता को और कहती है आप फ़ौरन थाने आइए, आपकी बेटी का पता चल गया। बदहवास परेशान बाप उसी पल भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि ये लालपुर थाने का मामला है। उसकी बेटी थाने में एक जगह बैठी है, लेकिन होश में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी नशे की जद में है। पुलिस वाले बाप को उसकी बेटी को दिखाते हैं और फिर एक कमरे में बिठा रखा था। उसके बाद कहते हैं कि आपकी बेटी शायद इस वक्त होश में नहीं है, नशे में है, पर आपकी बेटी मिल गई, जिंदा मिल गई, सही सलामत मिल गई। आप खुश हो जाओ और अपनी बेटी को घर ले जाओ। ये कहकर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से अपना दामन छुड़ा लिया। बाप इस बात पे खुश था कि उसकी बेटी मिल गई, लेकिन बेटी की हालत देखकर वो घबराया हुआ। फिर भी अपनी बेटी को लेकर किसी तरह वो घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक बेटी वैसी ही रही। इसके बाद अचानक, अब चूंकि वो 7 दिन के बाद आई थी, घर वाले परेशान थे। घर में बहुत सारे मेल मेंबर भी थे, पिता, भाई, बाकी लोग। तो अब सब देख रहे हैं, उसकी हालत देख रहे हैं। 4 अप्रैल को आई, होश में नहीं, पर घर वाले सब्र किए हुए हैं कि बेटी ठीक है, सलामत है। 5 अप्रैल गुजर गया, बेटी वैसी नींद बेहोशी की हालत में। बीच बीच में वो दर्द से कुछ चीखे, कुछ कराहे। घर वालों को कुछ समझ ही में नहीं आया। 6 अप्रैल की तारीख आ गई। 4 अप्रैल को वो मिली थी, उसका 3रा दिन था। 6 अप्रैल को लड़की थोड़ा सा होश में आई। होश में आने के बाद अचानक उसने घर में देखा कुछ मेल पुरुष लोगों को। उन्हें देखते ही चीख पड़ी, एक जैसे दौरा पड़ा उसे। घर वालों को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सब अपने थे वहाँ पर, कज़न थे, भाई थे। लेकिन वो उनको देखते ही डरती और चीखने लगती। लेकिन जब महिलाएं आती तो वो नॉर्मल हो जाती। उन्हें उसका बिहेवियर बड़ी अजीब लगा कि इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अब घर वालों ने उससे पूछा कि बेटा हुआ क्या है। फिर उस लड़की ने रोकर एक कहानी सुनाई, दरिंदगी और हैवानियत की एक अजीब कहानी। उसने बताया कि पिछले 7 दिनों में उसे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन जब जब वो होश में थोड़ा बहुत भी आई, उसे लगा कि कोई उसे लूट रहा है, उसकी आबरू लूट रहा है, उसकी इज्जत लूट रहा है। और जब भी वो होश में आती उसे कुछ दिया जाता और फिर वो नींद बेहोशी या बेहोशी की हालत में चली जाती। उस बेहोशी के आलम में क्या हुआ ये मैं कैसे बताऊं, लेकिन होश में रहते हुए जब तक होश ने मेरा साथ दिया, मुझे इतना पता है कि मैं लुट रही थी। अब जब घर वालों ने सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके साथ गैंगरेप हुआ था और पूरे 6 दिनों तक, 7वें दिन वो मिली थी। पुलिस वाले जैसे ही अपनी बेटी की ये सारी बात सुनते हैं, पिता एक एप्लीकेशन लिखता है, कंप्लेंट लेकर उसी पुलिस स्टेशन लालपुर में पहुंचता है। कहता साहब बेटी तो आपने दे दी, लेकिन उसकी कहानी आपको नहीं पता। अब वो कंप्लेंट देता है कि मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। अब तक जितना उसे पता था, जितने उसे नाम मालूम थे, उसके हिसाब से गिनती 23 पर जाकर रुक रही थी। 23
23 लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, 23 की गिनती बताती है, नाम उसमें से कई के नहीं मालूम। पर कमाल देखिए, वाराणसी पुलिस अब भी सीरियस नहीं होती। ये किसी बड़े शहर में या किसी हाई प्रोफाइल या फिर मीडिया, सोशल मीडिया में जो सुर्खियों में होता, पता नहीं पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो जाता। लेकिन यहाँ तब भी कुछ नहीं। मतलब एक लड़की के साथ 6 से 7 दिन तक 23 लोग बारी बारी से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और वाराणसी पुलिस को इस केस में कुछ केस दिखाई नहीं दे रहा। खैर, पुलिस रिपोर्ट लिखती है। इसके बाद अब ये 23 वाली बात पहली बार मीडिया में आती है। अब खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, अब पुलिस पर दबाव आना शुरू होता है। लेकिन कमाल देखिए, अब भी पुलिस नहीं जागती, थोड़ी बहुत कार्रवाई करती रहती है, अच्छा पकड़ रहे हैं, धकड़ रहे हैं। अचानक प्राइम मिनिस्टर वाराणसी पहुंचते हैं 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को जब वो पहुंचते हैं और देश का प्रधानमंत्री जब खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से इस केस के बारे में चर्चा करता है, तब शायद पहली बार वाराणसी पुलिस को लगा इस केस के बारे में सोचना चाहिए। केस बड़ा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, प्राइम मिनिस्टर ना पूछते तो क्या होता। अब लड़की की पूरी कहानी बताऊं, सिर्फ उससे पहले पुलिस की लापरवाही का आलम देखिए। पुलिस ने अब बताया कि 4 अप्रैल को ये लड़की जो 29 मार्च से गायब थी, सड़क पर बेहोश पड़ी मिली थी। क्योंकि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, जब लाया गया थाने में तो पता चला कि ये वही लड़की, ये पता मालूम था, फ़ोन नंबर था, इसलिए बाप को फ़ोन करके बुलाया गया और कहा गया कि नीम बेहोश हालत में नहीं है, होश में नहीं है, आप घर ले जाओ। पुलिस ने उस दिन उस लड़की का मेडिकल तक नहीं कराया। ये बड़ी बेसिक चीज़ है कि एक लड़की 7 दिनों से गायब है और किसी घर, किसी होटल या किसी ऐसी जगह नहीं पाई जा रही है, एक सड़क पर पाई जा रही है, और उसको अस्पताल ले जाने, अगर वो इतनी ज़्यादा होश में नहीं थी, या फिर कि 7 दिन में कुछ भी हो सकता है, इतनी ज़रा सा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो उसका मेडिकल तक हो सकता था, नहीं कराया। जब लड़की की आप बीती आई और पिता ने रिपोर्ट लिखाई, ये बात है 6 अप्रैल की, तब भी नामजद थे। उसमें से कुछ लड़कों को पुलिस ने उठाया, डीएनए नहीं कराया। जबकि आजकल बेसिक है कि रेप के केसेस में अगर उसको सज़ा दिलानी हो तो आप पहले विक्टिम और अक्यूज दोनों का आप डीएनए सैंपल लीजिए और सैंपल मिलान करा दीजिए। दुनिया की कोई भी अदालत इस डीएनए सैंपल के मैच करने के बाद सवाल ही नहीं है कि उसको बरी कर दे। इसके बाद कोई विटनेस, कोई सबूत, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी सब बौने हैं। एक डीएनए सैंपल आपके केस को अंजाम तक पहुंचा दे। बार बार ये बताया जाता, देश के गृह मंत्री बता रहे हैं, वाराणसी पुलिस डीएनए के सैंपल तक लेना जरूरी नहीं समझती। ऐसी पुलिस से क्या उम्मीद रखेंगे आप। खैर, अब जो उस लड़की ने अपनी फिर आप बीती बताई, फिर जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये लड़की निकली थी 29 मार्च को किताब खरीदने के लिए। जब ये किताब खरीद कर लौट रही थी, तब रास्ते में इसको एक इसका पुराना दोस्त मिला, राज विश्वकर्मा। राज विश्वकर्मा से इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, पहले भी दोनों बातचीत करते थे, कॉफ़ी भी पी चुके थे। राज विश्वकर्मा ने कहा कि कहाँ जा रही हो, उसने कहा यहाँ किताब खरीदने आई। तो उसने कहा चलो तुमको कैफ़े ले चलते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं। वो उसको अपने साथ वहाँ ले गया। वहाँ जाने के बाद इस लड़की को आगे का कुछ पता नहीं। उसे इतना याद है कि जब थोड़ा सा होश आया तो उसने पाया कि अपने आप को वो एक कमरे में है, और राज विश्वकर्मा तो नहीं बल्कि वहाँ 2 और लड़के हैं, उन्हें भी वो जानती थी। और इसके बाद जब जब होश में आया तो उसने अलग अलग चेहरे देखे। उनमें से कईयों को जानती थी क्योंकि ज़्यादातर उसके कॉलेज के और इर्द गिर्द के दोस्त थे। अब इस बयान के बाद पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ा, राज विश्वकर्मा को पकड़ा। फिर तफ्तीश शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर खुद इस केस के बारे में हिदायत दे चुके थे। तो जब सारी तफ्तीश शुरू हुई तो फिर एक कहानी आई। कहानी वाराणसी में चल रहे एक अजीब रैकेट की, और इस रैकेट का सूत्रधार है एक अनमोल गुप्ता। अनमोल गुप्ता जो कभी चाउमीन के ठेले लगाया करता था वाराणसी में, अब उसके अपने कॉन्टिनेंटल कैफ़े हैं और भी मॉल में शॉप है। पर इस कैफ़े की आड़ में वो एक दूसरा धंधा करता है। पोर्न फिल्मों को अलग अलग सोशल मीडिया के साइट पर अपलोड कर उन्हें बेचता है। जो देखते हैं उनसे पैसे लेता है। और इसका एक सर्कल है, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, और उन्हीं दोस्तों में से इसका एक दोस्त है राज विश्वकर्मा। राज विश्वकर्मा ने अनमोल गुप्ता से
उधार ले रखा था, पैसे लौटा नहीं रहा था। अनमोल गुप्ता ने कहा कि अगर तू पैसे नहीं लौटा सकता तो एक काम कर, तू किसी लड़की को लेकर आ और कैफ़े में फिर उसके साथ ज़बरदस्ती होगी, उसकी फिल्म बनेगी, उसको अपलोड करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे। और ये काम वो पहले से कर रहा है। इससे पहले भी उसके ऊपर 2020 में इसने जब ये दुकान किराए पर लिया था, उससे पहले भी इसके ऊपर एक केस था। तो अब राज विश्वकर्मा लेकर आया, राज विश्वकर्मा ने अपना कर्ज चुकाया, लेकिन उसके बाद राज विश्वकर्मा जब कमरे से बाहर आया तो उसके दो दोस्त उसी वक्त उस कैफ़े में थे। उन्होंने कहा कहाँ से आ रहा है? उसने कहा कमरे से। उन्होंने कहा मैं भी जाऊँगा। अब वो दोनों उस कमरे में पहुँचे। लड़की बेहोशी के आलम में थी क्योंकि उन्होंने उसको ड्रग्स दे दिया था। इस ड्रग्स की जद में वो लड़की थी, कोई होश नहीं, और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। उन दोनों ने भी उसके साथ ज़बरदस्ती की। इसके बाद एक एक कर उस लड़की को उस जगह से निकाला। वाराणसी के अलग अलग कैफ़े, अलग अलग होटल, अलग कमरे पर 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल की रात तक उस लड़की को घुमाते रहे। और इस दौरान 23 लोगों ने उस लड़की के साथ बारी बारी से उसकी असमत लूटी। बनारस, वाराणसी शहर के अंदर कैफ़े में, होटलों में, कमरों में। और कमाल ये देखिए कि 29 मार्च से इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट इसी वाराणसी के पुलिस स्टेशन में दर्ज है। और उसी वाराणसी शहर में उस लड़की को घुमा घुमा कर, किसी एक जगह पर छुपा कर रखा नहीं गया, घुमा घुमा कर उसकी आबरू लूटी जा रही है। वाराणसी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं। बाद में एक एक कर उन लड़कों के नाम सामने आए जो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड, किंगपिन अनमोल गुप्ता, दोस्त राज विश्वकर्मा तो था ही था। कमाल देखिए इसमें दोस्तों ने कितना छुरा घोंपा इस लड़की के भरोसे और उम्मीदों पर, कि सिर्फ अनमोल गुप्ता या राज विश्वकर्मा नहीं, एक सुहेल खान इस लड़की का दोस्त, वो भी इस गैंग में शामिल है। ये भी ग्रेजुएशन कर रहा है और इस लड़की का अच्छा खासा जानकार। अब LLB की तैयारी कर रहा है। अनमोल के कैफ़े में जाता था, अनमोल का एजेंट बन गया। ऐसी लड़कियों को वहाँ तक पहुँचाना, अलग अलग कमरों तक, कैफ़े तक, और फिर उनके वीडियो बनाना, उन्हें ब्लैकमेल करना और फिर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर पैसे कमाना। साजिद गुलाम, इनकी साड़ी की दुकान है, इनके पिता की, और ख़ुद नशे का आदी है। और इसी नशे की वजह से ये भी अनमोल गुप्ता के चंगुल में फंसा, कर्जदार हुआ, नशे के लिए पैसे नहीं, बाप ने मना किया, तो ये भी उसका एजेंट बन गया और लड़कियों की आबरू लूटने के तरीके ढूंढने लगा। आयुष सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये एक प्राइवेट कॉलेज से IIT की पढ़ाई कर रहा है। ये भी उस कैफ़े में जाता था। ये कैफ़े ऐसा था जिसमें खाने पीने की भी चीज़ें थी और कंप्यूटर और बाकी सारी चीज़ें, जो साइबर कैफ़े होता है। तो वहाँ पर भी ये अपना नेटवर्क बढ़ाता और इसी कैफ़े में लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता। तनवीर उर्फ समीर, ये एक कार मैकेनिक है, कार की रिपेयरिंग करता है, लेकिन असली कमाई इसका अनमोल गुप्ता के इसी रैकेट से है। लड़कियों को लाना, उनकी फिल्में बनाना, उनके साथ ज़बरदस्ती करना और फिर पैसे कमाना। इमरान, ये 12 तक पढ़ा हुआ है और जो बाकी के एजेंट कैफ़े तक या कमरों तक या होटल तक जिन लड़कियों को ले आते तो उनकी तस्वीरें उतारना और वीडियो शूट करने का काम ये करता था, और ये अलग से भी उन्हें ब्लैकमेल करता था। दानिश अली, इसकी उम्र सिर्फ 20 साल है अभी। दानिश अली चैट करता और चैट के ज़रिए नई नई लड़कियों को गुमराह करता और उन्हें इस कैफ़े तक लाता और फिर ये भी उनके वीडियो बनाता और तस्वीरें बनाता। इसके मोबाइल से 18 से ज़्यादा लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो मिले। शब्बीर आलम, ये वाराणसी में एक कपड़े की दुकान पर काम करता है। पहली बार अपने एक दोस्त के साथ कैफ़े में आया था, नशे की लत लग गई और इसी नशे की लत ने इसे दलाली के धंधे में उतार दिया। 11 लड़के अभी अरेस्ट हो चुके हैं, 12 को अरेस्ट करना बाकी है। पुलिस के हिसाब से इस केस में 12 लड़कों को इसलिए अभी बहुत सारों की शिनाख्त भी नहीं हुई क्योंकि जाल इतना था कि एक जगह जाता तो दूसरे को पता नहीं चलता। नशे के आलम में लड़की, कईयों का उसने चेहरा नहीं देखा, लेकिन इनकी गवाही से पता चलता है कि इन 6 दिनों में 23 लड़कों ने उसकी आबरू लूटी थी। अब जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं तो पुलिस को पहली बार ख्याल आया कि एक मजबूत केस बनाना है तो इन लड़कों को इनकी मेडिकल भी कराई जाए, इनका DNA सैंपल भी लिया जाए।
वरना इनको उठाकर जेल भेज दिया गया था बिना मेडिकल, बिना डीएनए सैंपल के। और अब मामला चुका है, हाई प्रोफाइल हो गया है, मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं और कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से अनमोल गुप्ता है उसके पूरे गैंग के पास से 4000 से ज़्यादा मोबाइल में जो तस्वीरें और वीडियो मिले हैं लड़कियों के, आप अंदाज़ा लगाइए। और इनमें से एक बड़ी तादाद वाराणसी में पढ़ने वाली शायद स्टूडेंट है। उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और वाराणसी पुलिस इतने बड़े रैकेट, इतने बड़े केस में जिसमें एक लड़की 6 महीने तक, 6 दिन तक गायब है, बेसिक अपनी तफ्तीश नहीं करती, बेसिक पुलिसिंग नहीं कर पाती, बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, फिर क्या होगा। दुआ यही कि ऐसे तमाम लोग, और इसमें सारे हैं, स्टूडेंट हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, बेरोजगार हैं, ड्रग एडिक्ट है, हर तरह के लोग हैं, लेकिन एक मकसद के लिए सब एक साथ हैं, पैसे कमाना, ड्रग्स लेना। और उसके लिए न मालूम कितनों की इज्जत के साथ ये लोग खेल चुके हैं। ऐसी कहानियाँ बड़ी अफसोसनाक होती हैं। और गुस्सा इसलिए आता है कि कहते हैं कि एक मर्डर हो जाए ना, किसी का कत्ल, तो आदमी एक बार मरता है। जिसकी आबरू लूटी जाती है ना, वो जब तक जिंदा है वो हर दिन मरती है। और इस लड़की के साथ एक और इशू ये भी था कि ये बीमार थी, इसे पीलिया था, हेपेटाइटिस बी है। और अब इसीलिए बाकी सारे जो 23 नाम हैं, 11 तो पकड़े गए, 12 पता नहीं, उनका भी टेस्ट होगा मेडिकल, क्योंकि हेपेटाइटिस बी फैलता है आप उसके, अगर उसके पेशेंट के संपर्क में आते हैं। तो एक चीज़ तो और भी है इस केस में, मुकदमे में बड़ा आसान है ये कि जिन जिन को ये फैला, उससे लगा, सारे एक्यूज्ड हैं। तो सोचिए, एक बीमार लड़की, हेपेटाइटिस बी की शिकार, जिसको जॉन्डिस, पीलिया हुआ, उसने वो 6 रातें कैसे काटी होंगी, आप ये अंदाजा लगाइए। और कमाल वाराणसी पुलिस, मतलब पुलिस के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती, कई लोग शिकायत करते हैं कि ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसे केस में फिर क्या सफाई दी जाए। अगर देश के प्राइम मिनिस्टर को उस शहर के कमिश्नर को बताना पड़े, पूछना पड़े, तो फिर क्या। वरना यही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वेल डन, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने बहुत वक्त में केस सुलझाया, आपने उस लड़की के दोषियों को सज़ा दिलाई, पकड़ लिया वक्त से पहले, ये बोला जाता। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर कि इसमें आपने क्या किया, एक्शन लीजिए, सज़ा दिलाइए, जो बाकी कहाँ हैं उनको पकड़िए, तो फिर वाराणसी पुलिस के टॉप से नीचे तक सारे पुलिस वालों के लिए एक सवालिया निशान। तो दुआ यही कि इसमें जितने भी बाकी दोषी हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और ऐसे लोगों को सच में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनके लिए तो कोई रहम की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की वो अफसोसनाक कहानी।